स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जीओसी पढ़ना शुरू कर दिया था, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि बहुत ही बेसिक टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें कि सबसे पहला टर्म इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, साथ ही साथ में उसके दो तीन डिफरेंट टाइप थे। जनरली तीन ही होते हैं कार्बन के केस में, और हम पढ़ तो रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसीलिए कार्बन के साथ ही डील करेंगे। कार्बन में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं? पहला तो हमारा होता है sp3, दूसरा sp2 और तीसरा sp। अब इसका ऑर्डर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पढ़े थे, साथ ही साथ में इनके स्ट्रक्चर्स भी देखे थे कि कैसे ये बॉन्डिंग करते हैं, कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही साथ में इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जीज भी हम काफी डिस्कस किए थे। और हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी ये पढ़ चुके थे। अब हम थोड़ा उससे एडवांस पार्ट में बढ़ने जा रहे हैं। एडवांस मतलब इन द सेंस है तो अभी ये बेसिक ही, बट उससे थोड़ा आगे वाले पोर्शन में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है ये सबसे पहले आप डिस्कस करिए, या ये बताइए। देखिए होता क्या है, हम लोगों को इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छे टर्म्स में समझेंगे इसको। अगर ये हमारा कोई भी एक एटम है और एक ये एटम है, ठीक है, ये दोनों ही सेम एटम है, बिल्कुल सेम एटम है, और एक अभी ये यहां पे प्रेजेंट है, दूसरा यहां पे प्रेजेंट है। मतलब जब ये दोनों इनफाइनाइट पोजीशन पे प्रेजेंट है कहीं भी यूनिवर्स में, तो इनके बीच में हम बोलते हैं कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं लग रहा है या नेग्लेजिबल है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। फिर क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम इसके क्लोज लाते हैं और इसको भी थोड़ा क्लोज ले आते हैं। मतलब एक ऐसी डिस्टेंस जहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगना शुरू हो। पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता क्या है एक लाइन में बताऊंगा, और क्या दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताऊंगा। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों ही फील्ड फोर्सेस हैं। अब कहेंगे फील्ड फोर्सेस क्या होती हैं? जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो। ये डायरेक्शन में नहीं होगा कि अगर हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं इधर ही लगाऊंगा, ये कहेगा नहीं मैं इधर लगाऊंगा, ना ना ना, ये क्या होता है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। दैट मींस ये इधर भी लगाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, दोनों ही फील्ड फोर्सेस हैं, दोनों ही 360 डिग्री में इक्वल अमाउंट में लगाएंगे। ऐसा भी नहीं कि इधर ज्यादा लगाएंगे उधर कम, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करते हैं, सबके साथ इक्वल होते हैं। इनको ऐसे कंपैरिजन कर लीजिए, जो हमारा सन है, सन क्या करता है? वो एक स्फीयर टाइप का है, एक बॉल की तरह है, और वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, रेडिएशन दे रहा है, तो क्या कर रहा है? इक्वल अमाउंट में सारे डायरेक्शन में दे रहा है। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि लेफ्ट साइड में ज्यादा दे दे, राइट साइड में। बायस्ड नहीं है। बायस मतलब किसी एक तरफ की तरफ कोई उसका डायरेक्शन नहीं ले रहा। अब होगा क्या? तो पहली बात तो ये हो गया फील्ड फोर्सेस है। दूसरी चीज क्या होती है? मार्क करके लिख लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लॉन्गर रेंज फेनोमेना देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये क्या कह दिया सर? फिर से समझिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए लॉन्गर रेंज फेनोमेना देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या होता है? देखिए फोर्स ऑफ, इतना तो समझ रहे हैं कि अट्रैक्शन मतलब होता है खिंचाव, रिपल्सन मतलब होता है धक्का देना। तो जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो लॉन्गर रेंज फेनोमेना है। मैं कहूंगा अगर इनके बीच में यहां पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो गया है नेग्लेजिबल, तो यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 मीटर पे लगना शुरू होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन 9 मीटर से लगना शुरू होगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि 10 मीटर हो, कहीं कहीं पिकोमीटर्स में होगा, कहीं कहीं नैनोमीटर्स में होगा। वो डिस्टेंस की बात है कि किस तरह की ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे और रिपल्सन लगे, तो जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा दूर से भी लग जाएगा, मतलब थोड़ी दूर से भी लग जाएगा, लेकिन रिपल्सन जो है जब तक ज्यादा क्लोज नहीं आ जाएगा तब तक नहीं लगता है। पहली चीज, दो पॉइंट लिखिएगा। पहला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों दो लाइनें लिखूंगा, दोनों का अलग मतलब है। अट्रैक्शन इज, यहां से इसको हटाता हूं, छोटा कर दीजिए इसे, कोई काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मार्क करके लिखिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लॉन्गर रेंज फेनोमेना। पहली लाइन तो ये हो गई, ठीक है।
फेनोमेना देन रिपल्शन, ये भी लिख लीजिए क्योंकि कंपैरेटिव है, याद रखिएगा ये टर्म्स कंपैरेटिव होता है, ये दोनों ऑलवेज एक दूसरे के प्रेजेंस में ही बताए जा सकते हैं, ऐसे नहीं। पहली चीज ये लाइन, दूसरी चीज अगर आप लिखोगे यहां पे क्या लिखोगे, पहली लाइन तो हमारा ये नोट है, दूसरा है रिपल्सन इज स्ट्रॉन्गर फोर्स। देखिए दोनों लाइनों में डिफरेंस है, स्ट्रॉन्गर फोर्स देन अट्रैक्शन। समझिए अभी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगी, यहां भी आएगी और अभी जीओसी में भी आगे काम आती रहेगी। नोट बना के अपने कॉपी में मार्क बना के 2 पॉइंट समझ लीजिए क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लॉन्गर, देखिए एक होगा लॉन्गर, आप यहां पे खड़े हैं और मैं यहां पे हूं, इस ऑब्जेक्ट को यहां से अट्रैक्शन फील तो हो रहा है लेकिन अभी रिपल्सन नहीं फील हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा दूर तक लगा सकते हैं, रिपल्सन जो धक्का देने वाली पावर है इसकी कम है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, फिर एक हम इसको और पास ले जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा हो और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा हो। जब दोनों एक साथ लगना शुरू होंगे ना, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसमें रिपल्सन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अट्रैक्शन। ये लिखना जरूरी है। ये क्यों समझना जरूरी है, समझिए। अब ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इससे ही अभी आप समझ लीजिएगा, ये सब हम हटा सकते हैं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसी को ही कॉपी करिए। अब देखिए ये यहां से शुरू हुआ था, अट्रैक्शन क्या होता है, इसके पास आना शुरू हुआ और पास आना शुरू हुआ और एक डिस्टेंस ऐसा आएगा यहां पे जब बॉन्ड बन जाएगा। जब तक ये पास आ रहे होंगे, जितना क्लोज आएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पे जाके रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो न्यूक्लियस है मतलब एटम्स हैं, इनके पास कोई ना कोई न्यूक्लियस तो है ही है। यहां पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस कौन सा चार्ज कैरी करता है, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज। यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज, इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, अट्रैक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ क्या शो कर रहा था, अट्रैक्शन। ये वाला अट्रैक्शन शो कर रहा था, ये वाला इसके साथ क्या शो कर रहा था, अट्रैक्शन। तो क्या कर रहे हैं, वाह वाह बल्ले बल्ले, और ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, क्लोज आ गए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी हुई जहां पे अब हमने इस मॉलिक्यूल को अपने ड्रॉ कर दिया है। यहां पे आने के बाद क्या देखने को मिलेगा, यहां पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये आपस में रिपल्सन करने लगेंगे। क्या करेंगे, रिपल्सन करने लगेंगे दोनों एटम्स के। साथ ही साथ में ये जो न्यूक्लियस है, ये जो यहां रह गया, एक मिनट, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है यहां पे लाई कर रहा होगा, चलिए देखिए यहां पे ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये भी रिपल्सन करने लगेंगे आपस में, क्योंकि हमें पता है सेम चार्ज जो होते हैं रिपल्सन करते हैं, अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्शन लाते हैं। तो पहले तो अट्रैक्शन हो रहा था और क्लोज आ गए, लेकिन एक इतना क्लोज आ गए कि अब रिपल्सन होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले जब ये दूर थे तो क्या कर रहा था, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था। 50 मान लीजिए, यहां पे अट्रैक्शन का मैं पावर मान लेता हूं 50 रहा होगा, तो रिपल्सन कितना लग रहा था, 40 लग रहा था। तो ये 50 वाला 40 वाली को कैंसिल करेगा और 10 का अभी भी अट्रैक्शन लगेगा, और अट्रैक्शन लगेगा तो धीरे धीरे दोनों पास में आएंगे। फिर क्या होगा, फिर एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो गए। मतलब अट्रैक्शन तो 50 का लग रहा था, अब रिपल्सन बढ़ गया, ये रिपल्सन बढ़ के 50 हो गया। अब क्या देखने को मिलेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये रिपल्सन एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, और कैंसिल आउट होंगे तो क्या अब ये और पास आएंगे, बिल्कुल नहीं आ सकते। अब बिल्कुल पास नहीं आएंगे तो ये यहीं पे फिक्स हो जाएंगे। और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो जाते हैं, लगभग इक्वल हो जाते हैं ना, वही पोजीशन होती है हमारे मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ। समझिए कैसे, ये यहां पे हमने मान लिया है। देखिए 3 कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले जब
जब इनफाइनाइट से पास आते हैं एटम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं ये कंडीशन होगी तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन के। फिर एक और कंडीशन आएगी, इनको हम जबरदस्ती धक्का अंदर दें, जबरदस्ती धक्का अंदर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो 50 ही रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, जो अभी 50 रह रहा था ना वो और पास में आएंगे तो रिपल्सन और तेज होगा। धक्का देंगे, यहां पे दो दुश्मन है, दो दुश्मन कितना, अगर मतलब उनसे आप एकदम क्लोज में ले आओ, जिनकी बात नहीं हो रही तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लड़ाई वगैरह झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन आप उनको एकदम आमने सामने खड़े कर दो और उनमें बहस करा दो और क्या होगा, फिर वहां पे और ज्यादा रिपल्सन, उनके बीच में तो लड़ाई तुरंत तय है ना। बिल्कुल सिमिलर चीज है, अपोजिट चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है, जैसे ये हमको पता है सेम चार्ज रिपल करते हैं, तो ये क्या करेंगे, दुश्मनी इनके बीच में, जैसे जैसे इनको क्लोज लाओगे, उनको गुस्सा दिला रहे हो आप, तो यहां पे रिपल्सन और बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। जैसे ही 70 होगा तो देखिए 50 था, ये 70 है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फिर भी रिपल्सन 20 से जीत जाएगा और वो ऐसे घूसा मारेगा या धक्का दे दिया, ये दूर जाओ, तो यहां पे रिपल्सन हो जाएगा, ये दूर हो जाएंगे। इसीलिए एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये क्लोज नहीं आते एटम, और वो जो सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे पहले वाली और दूसरी वाली हमारे काम की है, थर्ड वाली तो कब होगी, जब हम वहां पे मॉलिक्यूल को तोड़ने जा रहे होंगे। इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू समझे, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ती है, ठीक है। पहली चीज ये लीजिए, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए एटम है, जैसे ही हमने इनको क्लोज लाए तो ये एकदम से नीचे आके एनर्जी बढ़ जाती है। पहले तो इनकी एनर्जी डाउन होगी, फिर एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं, ये हमारी जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये क्या है समझ में आ जाएगा, रुकिए अभी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब एक न्यूक्लियस यहां था, एक न्यूक्लियस यहां था, इनके बीच की दूरी कम कर रहे हैं, ये ऑरिजिन है, ये 0 है, इनको क्लोज ला रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो एनर्जी कहां जा रही है, निगेटिव में जा रही, नीचे जा रही, मतलब स्टेबिलिटी आ रही। लेकिन ये डिस्टेंस, ये पॉइंट कौन सा है, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्सन है, और यही वो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। यहीं पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये जो है बॉन्ड लेंथ है, ये इतनी वाली ही। इसके बाद वाला क्या है, वो तो मैंने जबरदस्ती उनको पास किया, जैसे ही पास किया रिपल्सन डोमिनेट कर गया और एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। ये कौन सा है, इस साइड में हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कर्व देखने को मिलता है। तो अब हम बात शुरू करते हैं, जो आज का कॉन्सेप्ट था हमारा। अब इसको समझने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए पढ़िए, क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम एट विच द अट्रैक्टिव एंड द रिपल्सिव फोर्सेस आर जस्ट बैलेंस ईच अदर। ये कहने का मतलब क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, जस्ट बराबर हो गई। देखिए क्या यही समझाया है। ये कौन सा है, देखिए यहां पे तो ये केस है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन पे, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन पे डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन जीत जाएगा तो यहां पे अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यहां दोनों बराबर होंगे। और ये केस कौन सा होगा, यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन जीत रहा है और अट्रैक्शन हार रहा है, इसीलिए एनर्जी बढ़ गई। ये 3 केसेस है। तो हमारा जो केस है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो कौन सी होगी, जब वो जस्ट बराबर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नियरली बराबर होंगे, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ उस सर्टेन पोजीशन को। एंड द balance each other and the potential energy of the system become minimum is called as bond length। समझ जाइए क्या कोई डिफरेंस है क्या, जो मैंने समझाया है और जो लिखा है उसमें कोई डिफरेंस है। देखिए डायग्राम देखिए, पूरे डायग्राम में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पे है, वो ये पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा कम एनर्जी है। इसी ही पॉइंट को तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड एनर्जी, इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी भी है। अगर मान लीजिए ये H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल की यही बॉन्ड एनर्जी है, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए यहां तो 0, ये निगेटिव में है,
समझ जाइए, यही है कि नहीं। तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पूरा बॉन्ड लेंथ का कि कैसे निकालते हैं। फिर क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट बिकॉज द कांस्टेंट वाइब्रेशन, आपको पता है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको पता है हमारे मॉलिक्यूल्स में रोटेशन, वाइब्रेशन, ये सारी चीजें साथ साथ में चलती रहती हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। आपको पता है कोई भी एटम हो ऐसे रखा का रखा नहीं रहेगा, वो रोटेशन करता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है, वो परमानेंट उनकी हैबिट है। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हम लोग एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ नहीं निकाल पाते हैं। एग्जैक्ट मतलब अगर मान लीजिए ये यहां पे रखा हो, ये यहां पे फिक्स हो, बिल्कुल हिले ना डुले ना, तो इसके बीच में हम स्केल रखेंगे, आराम से नाप लेंगे। लेकिन ये कभी इस जगह, ठीक है, देखिए अभी देखिए, कभी इस जगह, कभी इस जगह, कभी इस जगह, कभी इस जगह, सिमिलरली कभी इस जगह, कभी इस जगह, कभी इस जगह, कभी इस जगह होगा। तो क्या आप एक्यूरेट निकाल पाएंगे? क्या आप निकाल पाएंगे? आप नहीं निकाल पाएंगे एक्यूरेट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए जो हम लोग यूज करते हैं ना बॉन्ड लेंथ को, वो एवरेज बॉन्ड लेंथ लेते हैं। दस बॉन्ड लेंथ इज द एक्चुअली एवरेज बॉन्ड लेंथ। जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी है, एवरेज बॉन्ड लेंथ है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। रीजन बता दिया, वाइब्रेशन, रोटेशन, ये सब होते रहते हैं, उसकी वजह से हम एक्चुअल तो डेटा निकाल ही नहीं सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द आर्मस्ट्रांग एज 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर और -10 मीटर। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, बस लिखा गया है या तो पिकोमीटर में। अब हम मीटर में क्यों नहीं ले रहे, किलोमीटर में नहीं ले रहे। अगर आप दूध लेने जाते हैं तो आप वहां ये थोड़ी कहते हैं, अगर मान लीजिए 1 लीटर दूध लेना है तो वहां पे आप ये भी बोल सकते हो कि भैया 1000 ml दूध दे दो, लेकिन आप ये नहीं बोलते हो। क्या बोलते हो? लीटर बोलते हो ना, लीटर बोलते हो। अगर आपको अपने कॉलेज से, मतलब अपने घर से कॉलेज जाना है, 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर को आप ये भी बोल सकते हो कि मेरा घर से मेरा कॉलेज जो है 5000 मीटर है, लेकिन बोलते क्या हो, वो 5 किलोमीटर है, क्योंकि वो सूटेबल यूनिट है। उसी तरीके से जब हम बॉन्ड लेंथ वगैरह मेजर करने जाते हैं, वो इतने छोटे होते हैं। आप सोचिए, जो हमारा एटम है वही नहीं दिखता है, एटम ही नहीं दिखता है हमको, तो एटम के बीच की सोचिए, एटम तो इतना बड़ा है, जब ये नहीं दिख रहा है तो इसके बीच की बॉन्ड लेंथ कैसे दिख जाएगी? तो इसके लिए हम लोग यूनिट्स बहुत ही छोटी यूज करते हैं, और वो यूनिट कौन कौन सी है? आर्मस्ट्रांग या पिकोमीटर है। आर्मस्ट्रांग क्या होता है, जब हम 1 आर्मस्ट्रांग लेते हैं तो उसको हम यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब अगर आप लोगे 1 मीटर का, यहां पे कुछ भी लो, 1 मीटर की ये अगर लाइन लो, तो इसको पहले किस में काटेंगे, ये जो हमारा है इसको हम पहले 10 पार्ट्स में काटेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, जो हमारा ये 10th पार्ट आया उसको फिर से काटो, सब डिवाइड करो, सब डिवाइड करो, इस तरह करके टोटल हमको 10 टू द पावर 10, मतलब टोटल 10 टाइम्स ऐसा करना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा 1 आर्मस्ट्रांग। इसी तरीके 12 बार करोगे तब मिलेगा पिकोमीटर। इसीलिए बोला जाता है कि सिंपल है कि हम इतना ज्यादा नीचे, मतलब दूसरी उसमें नहीं जाते हैं और सिंपली पिकोमीटर लिख देते हैं, तो हमारा दिमाग समझ जाता, अच्छा ये इतना छोटा पार्ट है। अगर हम लिख देते हैं आर्मस्ट्रांग तो बोलते हैं अच्छा ये 10 टू द पावर -10 मीटर रहा होगा। ये हमारी यूनिट्स है बॉन्ड लेंथ की। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 एटम x एंड y रिमेन्स कांस्टेंट इन द इंडिपेंडेंट इन द नेचर ऑफ ए मॉलिक्यूल फॉर ए सेम क्लास ऑफ कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है, समझिए, अगर आप कहो एल्केन है और एल्केन है, एल्केन मतलब जैसे सेम क्लास, इस लाइन का सही से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो वर्डिंग्स है उसको आप समझने में प्रॉब्लम होगी। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड है, चलिए CC बॉन्ड है, चलिए जो CC बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, ठीक है। अब ये CC बॉन्ड आप दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल में देखने जाएं आपको इतनी ही मिलेगी, बशर्ते कंडीशन क्या है, ये होनी चाहिए कि सेम क्लास ऑफ कंपाउंड। तो कहेंगे सर क्यों कह रहे हैं दुनिया के किसी मॉलिक्यूल में, कहने का मतलब है इस टाइप के किसी में। ये कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो 154 पिकोमीटर का ही होगा, वो चाहे जो हो। अब यहां पे चाहे 3 कार्बन और लगा लो, 4 कार्बन और लगाओ, इनके ऊपर कुछ है डजंट मैटर, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी कार्बन को ही
ये रहा। अगर अब इसको कहेंगे सर ये भी तो कार्बन कार्बन ही बॉन्ड है, क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, वो 154 की जगह 134 पिकोमीटर हो जाएगी, क्योंकि चेंज क्या हुआ, क्लास चेंज हो गई। वो एल्केन था, ये एल्कीन है, वो सैचुरेटेड था, ये अनसैचुरेटेड है, क्लास ही चेंज कर दी, इसीलिए यहां पे लिखा है सेम क्लास ऑफ कंपाउंड। अगर अनसैचुरेटेड की ले रहे हो तो अनसैचुरेटेड में ही लेना है। फॉर एग्जांपल दिया गया है, द CH बॉन्ड डिस्टेंस रिमेन टू द 110 पिकोमीटर। जैसे CC का 154 पिकोमीटर होता है, उसी तरह CH बॉन्ड का कितना होता है, 110 पिकोमीटर होता है, या उसी से ही 1.10 आर्मस्ट्रांग होता है। यहां पे आर्मस्ट्रांग के ऊपर ए के ऊपर यहां पे 0 टाइप का लिखा जाता है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ये हो गया इन ए लार्ज नंबर ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड। ये रही एक क्लास, ये क्या है, ये हमारी क्लास है, सेम क्लास है, सैचुरेटेड होना चाहिए। दैट मीन सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होता है वो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। ये हमने लिख लिया, सच एज मीथेन। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि मीथेन में देखिए क्या है, ये रहा मीथेन, ये क्या है, ये हमारा मीथेन है। मीथेन में बॉन्ड लेंथ जो दी गई है ये कितना बताया गया है, ये 110 पिकोमीटर। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल क्या दिया गया है, इथेन प्रोपेन। यहां पे अगर आप जाओगे, ये है C, ये लीजिए, इसमें भी यहां पे भी यही है, यहां पे भी 110 पिकोमीटर ही है। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारा दिया गया है, वो क्या है, ये है हमारा प्रोपेन, ठीक है, ये प्रोपेन है। इन तीनों में ही हमको हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सेम क्लास है, कंपाउंड मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, लेकिन इन सब की बॉन्ड डिस्टेंस जो आ रही है, बॉन्ड लेंथ जो आ रही है, वो कितनी आ रही है, वो 110 पिकोमीटर ही आ रही है, चेंज ही नहीं हो रही है। ये क्या है, ये तो हमारा प्रोपेन है, ये क्या है, ये हमारा मीथेन है, और ये क्या है, ये ईथेन है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए यहां पे क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया कि कभी भी एक मॉलिक्यूल के लिए सेम टाइप ऑफ कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ वगैरह चेंज नहीं होती है। चलिए यहां पे कुछ हमने डेटा लिखा है जो कि एक फिक्स है, और कुछ कंपाउंड जो कि मोस्ट आपको मतलब याद ही होने चाहिए। पूरे ना याद करिए तो मैं अभी एक टिक लगा देता हूं, इनके तो याद ही होने चाहिए। 1 मिनट, चलिए ये कुछ बॉन्ड लेंथ है। यहां पे देखिए कौन कौन सी बॉन्ड लेंथ दी गई है। सबसे पहले HH बॉन्ड मस्ट है याद करना। देखिए मैं जिनमें स्टार लगा रहा हूं इनका तो याद ही होना चाहिए जरूर से जरूर। OH का, ठीक है, ये 3, मतलब इनका तो मस्ट याद कर लीजिए बिल्कुल, मतलब कभी मतलब किसी भी कीमत पे इनको मत भूलिए, ठीक है। इतने तो आप याद ही कर लीजिए, अगर याद करने हैं तो और याद कर लीजिए। देखिए HH का क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम लोग देखते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 74 पिकोमीटर होती है। C और H अभी जस्ट पीछे देख के आए हैं, वो सैचुरेटेड वाले की बात हो रही है, और उसकी कितनी है 110, और यहां हमने PM लिख दिया, मतलब सारों के आगे पिकोमीटर लगा हुआ है। OH का कितना है, ये 97 देखने को मिलता है। NH का कितना होता है, 103 देखने को मिलता है। CN का 147, और CO जो होता है वो 143 सेंटीमीटर देखने को, सॉरी पिकोमीटर देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये CO सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O वाला नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड का 143 के आसपास है। जब C डबल बॉन्ड O में जाते हो वो 122 के अराउंड आता है, 121 के अराउंड, और जब C ट्रिपल बॉन्ड के आसपास जाओगे तो वो 110 के अराउंड हो जाता है। क्या समझे, ये तो यहां पे ऐसे आएगा, जब C डबल बॉन्ड O के पास जाओगे तो वो 121 के आसपास आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड O के पास जाओगे तो वो 110 के अराउंड आता है। ये आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ये सारे सैचुरेटेड की काम हो रहे हैं इधर। यहां पे फिर क्या है, C डबल सिंगल बॉन्ड, ये तो ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड का 134 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड का 120 पिकोमीटर। ये तो याद ही होने चाहिए, जितने मार्क लगाए ये 4-5 तो जरूर याद होना चाहिए। HF का याद हो चाहे ना हो, ये 92 होता है। OO जो सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है वो 148 है, और यह भी सिंगल बॉन्ड का है, वो 145 पिकोमीटर होता है। ये तो आपको, चलिए हमने ये तो सीख लिया कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। दो एटम के बीच की न्यूक्लियर की जो डिस्टेंस होती है, दो
एटम लिए उनके अलग अलग न्यूक्लियसेस होंगे, उन दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वही हमारी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। लेकिन अब हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बॉन्ड लेंथ किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो नंबर आगे लिख रहे हो, जैसे पिकोमीटर तो लिख लिया लेकिन 110 है, ये 110 क्या है, यही तो मैग्नीट्यूड है। वैल्यू क्या है उसकी, उसकी बात हो रही है नंबर की, किस पे डिपेंड करेगा। किसी का 74, हाइड्रोजन का देख क्या है 74 है, उसके बाद CH का देख क्या है 110 है, CC का देख क्या 154 है, C डबल बॉन्ड C का देखा तो 134 है, C ट्रिपल बॉन्ड C का देखा तो वो 120 है। ऐसा क्यों, ये वेरी क्यों कर रहा है, वो फैक्टर मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम से क्या होता है, देखिए यहां से भी आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा, यहां से क्लियर कट समझ में आएगा। अगर आप सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ले लीजिए H2 का, ये एक हाइड्रोजन है और इसी हाइड्रोजन का ही कॉपी दूसरा होगा, ये लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी 2s ओवरलैप की, इसका कॉपी कर लीजिए और उतनी ही ओवरलैपिंग दिखाइए। अब क्या देखने को मिलेगा यहां पे, चलिए ये हमारा क्या है, यहां पे न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब यहां पे आप बॉन्ड लेंथ देखिए, बॉन्ड लेंथ इसकी इतनी है, इतनी इसकी है। अब आप खुद बताइए, ये हम कह रहे हैं x की है और ये y है। अब बताइए कौन सी बड़ी है। मतलब अगर कोई बिल्कुल देखने में असमर्थ भी होगा फिर भी बता देगा सर कि ये हमको थोड़ा थोड़ा ब्लर में दिख रहा है कि ये बहुत छोटी है और y वाली बड़ी है, तो क्या बोलेंगे, x से y वाली जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है, x से y वाली लेंथ बड़ी है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हमारे एटम जो कंबाइन करने जा रहे हैं वो छोटी ऑर्बिटल्स होंगी उनकी, तो हमारी बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन हमारी बड़ी हायर सेल की होंगी तो ये होगा। अगर एक इसी के साथ में दूसरा और एग्जांपल मैं समझाऊं सॉरी, चलिए यहां पे तो ये समझा दिया। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल इसका समझिए, ये s ऑर्बिटल है किसी भी सेल की, ठीक है, उसी की ही एक दूसरी ऑर्बिटल ये रही। अब अगर हम बात करते हैं उसी सेल की, मान लो ये 2s है, ये क्या है, ये 2s है और ये भी 2s है, लेकिन अगर अब इसकी आप p ऑर्बिटल बनाने चले जाओगे तो p ऑर्बिटल कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे बनाओगे एक, और ये अगर हमारी है 2p तो एक और कॉपी कर लो और इसकी ओवरलैप करा लो, हो गई सर ओवरलैप। अब देखिए क्या देखने को मिलेगा, देखिए फटाक से देखिए, यहां पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर आप देखने जाओगे, यहां पे ये इन दोनों के न्यूक्लियर डिस्टेंस और ये न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर डिस्टेंस देखने को मिल गई। अब बताइए इस बार किसकी देखने को मिलेगी ज्यादा, ये हमारी 2p है, ये भी 2p है, ये 2p, ठीक है, ये वाली x, ये y। फिर से कहेंगे कि जो हमारी x है वो छोटी है इन कंपैरिजन टू y। तो इससे कंक्लूजन क्या बताएंगे कि जब हम बात करते हैं सेम सेल की तो उसमें s वाले जो होते हैं ना उनका साइज छोटा होता है, p वाला थोड़ा बड़ा होता है, d वाला थोड़ा उससे और बड़ा, f वाला उससे भी बड़ा। दैट मीन जितनी छोटी ऑर्बिटल होंगी उसके कंपैरिजन, याद रखिएगा जब s और p का कंपैरिजन करने जाओ तो कभी भी डिफरेंट सेल के नहीं ले सकते हो, आपको सेल नंबर सेम रखना पड़ेगा। मतलब जो ऑर्बिट है, देखो सेकंड सेल का है, ये भी सेकंड सेल का है, ये नहीं कि 2s आप यहां से ले लो और p जो है वहां 5p का ले लो, या मान लीजिए 3s या 4s ले लो और 2p से कंपेयर करो, नहीं, जब s को कंपेयर करना है तो उसी के साथ वाले से कंपेयर करोगे ना। अगर आपके पढ़ाई का लेवल चेक करना है तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपके क्लास के बच्चे से ही चेक किया जाएगा कि उसके 90% आ रहे हैं, आपके 60 आ रहे हैं, तो क्या है, आप उसके कंपेयर में थोड़ा कम पढ़ रहे होंगे, यही तो होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आप 9th में हैं, आपके मार्क्स क्लास 12th के बच्चे या क्लास केजी नर्सरी वाले बच्चों से नहीं कंपेयर किए जाएंगे। तो सिमिलर कंपैरिजन होगा सेम सेल का। ये पहला हमारा जो होगा चेक करने का फैक्टर होगा कि साइज ऑफ द एटम। यहां पे बेसिक एग्जांपल देख लीजिए, एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। सिंपल सी चीज है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा उनके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। और इसका एग्जांपल देख लोगे, हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो 142 पिकोमीटर का हमको बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है, लेकिन वही जब हम क्लोरीन के लिए लेते हैं तो वो क्या देखने को मिलता है, देखिए यही हमने जो अभी डायग्राम बनाया है उसमें आपको समझ में आएगा। हम बात करते हैं अगर कार्बन की, तो ये रहा कार्बन का ओवरलैप जो है, कार्बन की तो 2p ही है
ये कॉपी कर लीजिए। ये चारों हेलोजन्स के लिए, ये तो कार्बन तो सबके लिए सेम है, लेकिन आपको पता है फ्लोरीन जो होता है उसके पास कौन सा होता है, उसके पास 2p होता है, तो लगभग इसी के बराबर होगा। क्लोरीन के पास अगर आप जाओगे तो उसकी साइज फ्लोरीन वाले से थोड़ी लंबी होगी, ऐसा होगा। अगर आप ब्रोमीन वाले के पास जाओगे तो उसका और लंबी ऑर्बिटल p की देखने को मिलेगी, और अगर आयोडीन के पास जाओगे तो ये ऑर्बिटल और लंबी। सिंपल सी चीज है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। ये रहा, ओवरलैप करा दिया, ये यहां से ओवरलैप करा दिया, और इसका थोड़ा सा यहां। चलिए अब इसकी आप बॉन्ड लेंथ खुद ही देख लीजिए। ये वाला पिंक लाइन इसके लिए है, ये इस सेंटर से इस न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, और इस न्यूक्लियस से ये वाली डिस्टेंस। यहां पे मैंने ओवरलैपिंग ज्यादा कर दी है, उसकी वजह से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। अब देखिए, ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे हमारी सेल नंबर बढ़ती गई, साइज हम बढ़ाते गए, यहां पे तो 2p कार्बन सबके लिए बराबर ही है, इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन आएगा ही नहीं, लेकिन यहां 2p, यहां 3p, यहां 4p और यहां 5p। जैसे जैसे साइज बढ़ाते जा रहे हो, देख लीजिए सिंपली, वैसे वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। और ये यहां डेटा भी लिख दिया है, ये डेटा भी लिख दिया है कि फ्लोरीन के साथ 142 और क्लोरीन के साथ 177, ब्रोमीन के साथ 191 और आयोडीन के साथ तो 213 पिकोमीटर क्रॉस कर जाता है। सिंपल सी चीज है। दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का तो आप एग्जांपल ही तगड़ा लो। यहां पे ये जो हमने एक देख लिया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ की तो एग्जांपल ही तगड़ा है। ये लीजिए, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आती है? 154 पिकोमीटर, इसके करस्पॉन्डिंग 134 पिकोमीटर और इसके करस्पॉन्डिंग 120 पिकोमीटर। इसको तो समझना ही नहीं है कुछ। समझिए, एक ऑब्जेक्ट है, आप एक हाथ से खींच रहे हैं तो थोड़ा खींच पाएंगे, पावर कम जनरेट करेंगे। वही चीज आप दो हाथ से खींचिए, ज्यादा अपने खींच लेंगे पास में, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और आपके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी। और अगर आप दो हाथ से खींच रहे हैं, मान लीजिए तीसरा हाथ है तो है नहीं, लेकिन एक और इमेजिन कर लीजिए, तीन हाथ से मिलकर अगर आप किसी चीज को खींच रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगी। देखिए, जैसे 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 बॉन्ड बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस हमारी कम होती जा रही है। पहले 154 मीटर था, दूर था, अब 134 मीटर आया। जब दो हाथ से खींच रहा, पास आ गया, और जब तीन हाथ की पावर लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही करीब आ गया, 120 पिकोमीटर पे आ गया। तो ये है मल्टीप्लिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। यहां पे मैंने डेटा भी लिख रखा है। तीसरा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझने में आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्या है? सिंस ए p ऑर्बिटल इज ए मच बिगर इन साइज देन ए s ऑर्बिटल ऑफ ए सेम सेल। मतलब अगर 2s का साइज देखोगे तो ये 2s इतना बड़ा होता है, लेकिन 2p देखोगे तो इतना बड़ा होता है। बताइए क्या कौन बड़ा है? सिंपल दिख रहा है, p वाला बड़ा है ना। तो वही चीज यहां बोला गया है। उसकी वजह से देयरफॉर एज वी ग्रो फ्रॉम ए sp3 to sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, द परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा जो है p कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा? देखिए, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बना लीजिए, मार्क करिए, यहां से s ऑर्बिटल है, उसके बाद एक नीचे बनाना पड़ेगा आपको, कंप्लीट p ऑर्बिटल। यहां पे आप बनाओगे p ऑर्बिटल, ठीक है। इसके कंपैरिजन में बना रहे हैं। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि यहां पे sp मिक्स्ड है। क्या है? sp ऑर्बिटल है, ये sp वाला होगा, और ये sp2 वाला होगा, और ये ज्यादा लंबा हो गया क्या? ठीक है, और ये sp3 वाला होगा, और ये तो प्योर p है। इन सब को कलेक्टिवली थोड़ा छोटा कर,
चलिए ये देखिए यहां से भी आपको समझ में आएगा, ये जो हमारा है s ऑर्बिटल है, ये कौन सी है, जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये हमारा प्योर p ऑर्बिटल है। क्या है, ये वाला प्योर p ऑर्बिटल है। अगर आप इनकी डिस्टेंस देखने जाओगे, इससे डिस्टेंस देखने जाओगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे क्या है, ये वाला हमारा क्या है, इतनी डिस्टेंस आ रही है इससे, ये वाले की डिस्टेंस इतनी है, यहां पे देखिए डिस्टेंस बढ़ गई, और P वाले में तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें तो सबसे ही कम है, इसकी तो सबसे ही कम है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो sp अगर हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में देखें, sp3 sp2 और sp, समझ में आ गया होगा कैसे होगा। देखिए sp3 में यहां पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, फिर sp में है, फिर यहां पे है। तो एक और भी चीज देख लीजिए, यहां पे 4 ऑर्बिटल में 3 p है, तो इसका मतलब 75% p होगा। इन 3 में से 2 p है, दैट मींस यहां 66.6% होगा। इस p में क्या है, लगभग 50% है। यही हमने पीछे अपना डेटा लिखा हुआ है कि जैसे जैसे p कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे p कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है एज द परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे जैसे p डिक्रीज होगा, p जो है डिक्रीज होगा, कैसे, फ्रॉम 75 तो वैसे वहां पे हमारा देखने को मिलेगा जो परसेंटेज होगा। वो क्या बात कर रहे हैं समझिए, फिर से समझिए। जब हम बात करेंगे sp3 से sp2 जाओगे तो ये देखिए sp3 यहां पे है हमारा, sp3 से sp2 गए, sp2 से sp गए, तो क्या देखने को मिलेगा, उससे परसेंटेज p डिक्रीज करेगा। परसेंटेज p कैसे डिक्रीज करेगा, इसमें कितना है, यहां वाले में 75% है, लिख लीजिए चाहे, यहां वाले में 75 है, यहां में हमारा 66% है, यहां पे 50% है। अब हमें पता है p वाले का लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होगा तो ये बॉन्डिंग करने जाएगा तो ज्यादा होगा, मतलब sp3 किसी से बॉन्ड बना रहा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। sp2 अगर कहीं बॉन्ड बना रहा होगा तो उसकी थोड़ी कम होगी, क्योंकि लो भी छोटी है। sp बना रहा होगा तो और छोटा बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए सिंपल है, अगर यहीं पे छोटा सा यही हाइब्रिड और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारी आए, और एक मान लीजिए 1s इसके साथ बॉन्ड बनाए, एक इसके साथ बनाए, एक इसके साथ बनाए, समझिए, देखिए इधर से बना लीजिए, कहीं से भी बना सकते हैं, सेम टाइप का ही लेंगे, बिल्कुल थोड़ा छोटा करते हैं इसको, सेम टाइप का सबसे बॉन्ड बनाएंगे। अभी देखिए तब आपको एक्चुअल पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये यहां पे इसके लिए रखेंगे और एक इसके लिए, ये इसको ओवरलैप करा दो, और यहां से इसकी ओवरलैपिंग। चलिए अब देखिए इसकी डिस्टेंस देखिए दोनों में, यहां की न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, इतनी है, ठीक है। ये वाला है और ये वाला है, इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है, इतनी है, क्योंकि 2 एटम है ना। एक मान लीजिए कोई ये रहा होगा, ऐसे p से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपली दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें बॉन्ड लेंथ इतनी, थोड़ी बड़ी, दैट मींस sp3 वाले में सबसे ज्यादा, sp2 वाले में थोड़ी कम, sp वाले में और कम, और s वाले में तो सबसे कम, और p वाले में सबसे ज्यादा होगी। देख लीजिए ऑर्डर बना दिया, यही चीज लिखा है, और कुछ नहीं लिखा, यही लिखा था यहां पे कि जैसे ही sp3 से sp2 जाओगे, sp2 से sp जाओगे, वैसे वैसे परसेंटेज p कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि 75 से हमारा 66 से 50% पे आ जाएंगे। तो इससे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नया पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ये रहा sp3 वाले का ही तो कह रहे थे सबसे लंबा होगा, sp3 वाली का हमारा 154 पिकोमीटर होगा, sp2 वाले का हमारा 148 होगा। sp वाले का क्योंकि उसकी लोब छोटी होती जा रही है, उससे बनने वाली बॉन्ड लेंथ तो छोटी होगी ही। ये रहा sp वाले की बॉन्ड लेंथ छोटी है, इससे बॉन्ड जो बनाया तो बॉन्ड लेंथ छोटी, ये लंबा, ये और लंबा, क्योंकि sp3 है तो ये लंबा बॉन्ड बना। ये कितना आ रहा है, 154 पिकोमीटर, ये 134 पिकोमीटर, ये 120 पिकोमीटर। ये डेटा मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख दिया है। ये वाला ये 148 है, ये क्या है, कार्बन का है, सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात है तो 148 और 138 होगा। और यहां पे फिर क्या है, फर्दर द सिंस द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ए 2p ऑर्बिटल इंक्रीजेस, जब हम साइड वाइज के पाई बॉन्ड भी अगर देखेंगे, ब्रिंग्स टू बॉन्ड क्लोजर टू हैव एन ऑप्टिमम डिग्री ऑफ ओवरलैप। मतलब एक होगा कि सिंगल हाथ से खींचा जा रहा है, एक है अपना दूसरा हाथ से भी खींच रहे हैं, तीसरा है पैर लगा के भी खींच रहे हैं, तो क्या होगा, और ताकत, जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे
उनके बीच के डिस्टेंस कम होती जाएगी। 154 से 134, 134 से 120 पिकोमीटर बनता दिखेगा आपको ऑलरेडी यहाँ पे। सिमिलरली a CH बॉन्ड में बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ए sp3, sp2 और sp ऑर्बिटल ऑफ ए कार्बन। ये जो एग्जांपल दिया है ना CH बॉन्ड का, यही मैंने पीछे बना दिया है। ये वाला जो एग्जांपल बनाया है ये हाइड्रोजन हर बार लाए हैं और ये sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लाए हैं। तो इससे क्या समझ में आएगा यहाँ पे कि जो sp3 वाला होगा उसकी सबसे लंबी बॉन्ड होगी, फिर sp2 वाले का थोड़ा छोटा हो गया 107 हो गया, sp वाले का तो और कम हो जाएगा। कैसे होगा भैया, डायग्राम देखो ना, यहां से समझ में आएगा आपको क्लियर। जैसे जैसे आप sp3 से sp2 जा रहे हो, sp2 से sp जा रहे हो, वैसे वैसे दोनों की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। अगर आप यहां लिखोगे तो कितनी आएगी, ये 110 आ रही है, ये 110 आ रही है, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली 110 पिकोमीटर दिख रही है, और ये वाली 107 पिकोमीटर डेटा के अकॉर्डिंग है, और ये वाली 106 पिकोमीटर है। ऐसी ही है कि नहीं, एक्चुअल यहां पे यही डेटा था। यहां से हम क्लियर बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन था। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ये रहा, ये हमारे सारे बॉन्ड बन चुके हैं। कलर कर लीजिए और अच्छे से दिख जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है, ये डन हो गया आपका। यहां से हमारा बॉन्ड लेंथ वाला चीज खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। थैंक यू सो मच।